हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके आगामी सीजीपीएससी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा और जो भी आपको फीडबैक्स या फिर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप एबीईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एडीईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी सीजी व्यापम द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं जो है 9584532690। प्राइसेस एकदम ही ऑप्टिमम है जो कि आप लोग बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एबीईओ एग्जाम जिसकी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो यदि आप पेपर 1 पेपर 2 एबीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप से कोर्स को बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको सभी वीडियोस के लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप लोगों को टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कौन से वीडियो कौन कब कैसे यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं जहां हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ का इतिहास की हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के। हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से सबसे अधिक पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धनपुर, बिलासपुर से, अर्जुनी, दुर्ग से, सिंघनपुर, रायगढ़, कबरा पहाड़, रायगढ़। बताइए करेक्ट आंसर क्या है हमारा। देखिए आप लोग पॉज कर लीजिए और अपने मन में आंसर सोचिए और उसके बाद में चेक कर लीजिए कि क्या आप सही हैं। यहाँ पे आप जितने भी स्थान देख रहे हैं तो बिलासपुर को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे स्थान आप देख रहे हैं तो यहाँ सभी स्थानों से पाषाण युग के औजारों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और ये सभी के सभी जो जितने भी स्थान है ये पाषाण युग के ही स्थान है जहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसमें से यदि हम देख रहे हैं ये अर्जुनी जो कि दुर्ग जिले में आता है, ये जो है आपका किस युग का है तो ये नवपाषाण युग के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। कब के? नवपाषाण युग के हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे होंगे, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। जैसे कि जो पाषाण युग है, पाषाण युग को 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? एक है पूरा पाषाण काल, फिर आता है हमारा मध्य पाषाण काल, फिर आता है हमारा उत्तर पाषाण काल और उसके बाद में आता है हमारा नवपाषाण काल। ये जो हम यदि पूरा पाषाण काल की बात करें ना तो यहाँ पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो साक्ष्य है हमारे 3 अलग अलग स्थानों से मिले हैं जो कि है हमारा रायगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कुंडा गांव, फिर उसके बाद में आता है हमारा बस्तर। ठीक है, ये जो हम उत्तर पाषाण काल की बात करें तो इसके साक्ष्य हमें 2 स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से? एक है गौरेला पेंड्रा मरवाही और दूसरा है हमारा रायगढ़। ये हम जिलों की केवल बात कर रहे हैं, स्थान अभी नहीं हमने देखा है। ठीक है, नवपाषाण काल की यदि हम बात करें तो राजनांदगांव, जो कि राजनांदगांव अभी नया जिला गठित हो चुका है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो जो स्थान जो पहले राजनांदगांव में देखा जाता था तो प्रेजेंटली अब वो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में देखा जाता है जो कि है हमारा चितवा डोंगरी। क्या है हमारा? चितवा डोंगरी है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक यहाँ पे एक और स्थान पड़ता है। क्या है वो स्थान? वो है बोन टीला जो कि नवपाषाण काल के साक्ष्य जहां से हमें मिले हैं। साथ ही साथ हमें
रायगढ़ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और दुर्ग के अर्जुनी से भी हमें नवपाषाण के साक्ष्य मिले हैं, जो कि है ये हमारा अर्जुनी जिला दुर्ग लिखा हुआ है। लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया है, ये तो हमने केवल अभी बेसिक केवल देखा है कि ये तो हमने ये देखा कि ये पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया एवं कौन कौन से जिलों से साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन इसमें से भी हमें स्थान देखने रहते हैं, लेकिन हम उतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम आंसर में डायरेक्टली आएंगे कि यदि हम सिंघनपुर की बात करें ना, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है, तो इस स्थान को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्थान है यह जो है सबसे पुराना पाषाण काल से कहा जाता है, सबसे पुराना पाषाण काल। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, और ये आपको भीमबेटका, एक मिनट है ना, भीमबेटका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। और यहाँ पे हमें पुराने सबसे पाषाण काल के सबसे पुराने औजार हमें सिंघनपुर से मिलते हैं, ठीक है, जो कि सिंघनपुर की गुफा में, जो कि महानदी के तट पर ये स्थान हमारा गुफा सिंघनपुर गुफा आता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि इस नदी के तट पर है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सिंघनपुर की गुफा महानदी के किनारे स्थित है। लेकिन हमसे बोला गया सबसे अधिक पाषाण युग के औजार, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये पाषाण काल का ये स्थान ही नहीं है जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं। अर्जुनी से मिला है, लेकिन यहाँ नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। सिंघनपुर से हमें सबसे पुराने हमें औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो कबरा पहाड़ है ना, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है, तो ये स्थान ऐसा है जहां पे हमें सबसे अधिक शैल चित्र मिले हैं पाषाण काल के। क्या मिले हैं? सबसे अधिक, मैक्सिमम शैल चित्र मिले हैं हमें। और यही हमसे पूछा ही गया है, सबसे अधिक पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक शैल चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और औजारों की यदि हम बात करें तो कुल्हाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि क्या दर्शाती है? ये दर्शाती ये है कि ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड मतलब होता है तरासा गया औजार है। ये क्या है? ये तरासा गया औजार है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम फिर और यदि मैक्सिमम शैल चित्र हो गया कबरा पहाड़, सिंघनपुर से पूछा जाएगा तो सबसे पुराना शैल चित्र यदि पूछा गया ना कि सबसे पुराना शैल चित्र कहां से मिला है, तो वो सिंघनपुर, और सबसे अधिक कहां मिला है तो वो है कबरा पहाड़। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो किसकी है? विष्णु, शिवलिंग, आदिनाथ, बुद्ध या इनमें से कोई नहीं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आनंद प्रभु कुटी विहार की यदि हम बात करें ना, तो आनंद प्रभु कुटी विहार में जिसकी प्रतिमा है वो है बुद्ध की। किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की। और ये आनंद प्रभु आपको पता है कौन है? आनंद प्रभु छत्तीसगढ़ में 4 बौद्ध भिक्षुओं के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले है गौतम बुद्ध, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। फिर उसके बाद में आता है वेन सांग। इंग्लिश में यदि हम लिखें तो वेन सांग, ठीक है। और जो चौथे बौद्ध भिक्षु हैं वो है आनंद प्रभु। कौन है? आनंद प्रभु। तो आनंद ही बौद्ध भिक्षु है। तो आनंद प्रभु कुटी विहार में किसकी प्रतिमा है? तो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित हैं। इस मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? इतना कुछ आपको पता है? इतना कुछ जो ये बताया गया है ये तो ठीक है, इंफॉर्मेशन है, केवल ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्कों का नाम क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमाक मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पुरातत्व सिक्के हैं ना उसका क्या नाम था? पंचमार्क्ड कॉइन्स। क्या कहा जाता था? पंच्ड मार्क्स
कॉइन्स कहा जाता था, यानी कि निशान लगा रहता था। ठीक है, क्या लगा रहता था? निशान लगा रहता था, यानी कि आहत की पीट पीट के निशान बना दिया जाता था। तो उसको पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा, आहत मतलब चोट, आहत सिंपल है ना, शब्द से ही पता चलता है आहत, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। केवल एक सही, एक दो सही, दो तीन सही, एक तीन सही, एक दो तीन सही। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको करना क्या है, आपको पॉज कर लेना है और उसके बाद में स्वयं ही आप लोगों को आंसर इसका बताना है। बताइए, थोड़ा देर हम रुक जाते हैं, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो देखिए, यदि चलिए देखते हैं, आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया होगा करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, हालांकि आप पॉज भी कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ी देर वेट कर लिए हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमसे बोला गया प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जी हाँ, ये मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित ही था, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग। फिर बोला गया कि सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख हमें प्राप्त बिल्कुल हुए हैं। फिर बोला गया है कि अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। जी नहीं, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं होती है। जब नहीं होती, इसका मतलब एक और दो सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्चुअल में क्या है कि सम्राट अशोक जब कलिंग विजय के लिए गया था, तो छत्तीसगढ़ का ये जो सरगुजा क्षेत्र है ना, तो सरगुजा क्षेत्र से होकर ही गुजरा था, कहा जाता है। कहां से होकर के गुजरा था? सरगुजा क्षेत्र से ही होकर के वो गुजरा था। और इसका फिर प्रमाण हमें कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो इसका प्रमाण ना हमें जोगीमारा गुफाओं के शिला लेखों से हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो शिलालेख हैं, तो वो किस भाषा में यदि पूछा जाता है तो पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा, जिसमें लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सी है? पाली भाषा में। ये हमें मिलता है, पता चलता है वहां से कि यहाँ से वो गुजरा था। ठीक है, जोगीमारा की गुफाओं से। साथ ही साथ में और क्या है वहां पे? तो देवदत्त, क्या कौन? देवदत्त एवं सुतनुका की प्रणय गाथा का भी उल्लेख हमको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और यदि हम देखें कि ये जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है, ये बिल्कुल ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन ये जो मध्य वाला है ना, मध्य छत्तीसगढ़, ऊपर वाला तो था, लेकिन जो मध्य छत्तीसगढ़ है वो अशोक की कलिंग विजय के बाद सम्मिलित हुआ है। समझ में आया? पहले से ऊपर वाला तो था, लेकिन जब अशोक ने कलिंग विजय कर लिया, तो उसके बाद ये मध्य छत्तीसगढ़ भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग अभिलेख में नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब 1 और 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमऊ दरहा नाला। दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? कबरा पहाड़, पाली, गूंजी ग्राम शक्ति या फिर बैकुंठपुर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पॉज कर लीजिए, ठीक, अब और अपने मन में सोच लीजिए कि क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी, ये कौन सा स्थान है? तो जो गूंजी का शिलालेख है। किसका शिलालेख? गूंजी का शिलालेख।
ठीक है। गूंजी का शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश से संबंधित है। और जो कि क्या बताता है, जो कि राजा वरदत्त श्री का ये शिलालेख है। क्या है ये? राजा वरदत्त श्री का ये अभिलेख है। वरदत्त श्री का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में आपको पता है क्या लिखा हुआ है? इस अभिलेख में लिखा है कि वरदत्त श्री ने 1000 गाय दान में दी थी। तो कहां पे ये लिखा हुआ है? गूंजी, ग्राम गूंजी, शक्ति जिला में। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? तो सिरपुर, दक्षिण कौशल, मेनहाती या सिंघनगढ़। बताइए किस नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में है? तो छत्तीस रामायण और महाभारत में जो उल्लेख आया है वो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए, हम यदि ना चितवा डोंगरी की बात करें ना, तो चितवा डोंगरी पहले राजनांदगांव में आता था, लेकिन अब नया जिला बन गया है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो अब ये चितवा डोंगरी आपका मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब हम आ जाते हैं कि वहां पे शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये आपसे बोला जा रहा है। तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। किसने की थी? भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा ये क्या बोलते हैं, शैल चित्रों की खोज की गई थी सर्वप्रथम चितवा डोंगरी में, जो कि चितवा डोंगरी पहले राजनांदगांव में पड़ता था, लेकिन अब मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में पड़ता है, क्योंकि अब ये नया जिला बन गया है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? बस्तर का नाम वेदों में क्या बताया गया? दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक या ब्रह्मादिक। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? तो देखिए, वेदों में बस्तर को जिस नाम से वर्णित किया गया है ना, तो वो क्या नाम है? तो वो नाम है दक्षिक दिक। क्या नाम है? दक्षिक दिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। कौन से शासक संबंधित थे? सोमेश्वर देव, कनहर देव, नरसिंह देव या जयदेव। बताइए, आपके ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 3 4। देखो, यदि हम पहली बात तो हमको याद क्या क्या करना है, चलो याद करने की कोशिश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, तो बस्तर से कौन सा राजवंश संबंधित है? छिंदक नागवंश। ये पहली बात हमें याद कर लेना है। ठीक है, फिर अब हमसे बोला गया है उनके क्रम को तो पूछे हैं, ये पूछना है, इसका मतलब हमें उनका क्रम पता रहना चाहिए कि कौन किसके बाद आया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम क्रम को देख लेते हैं। तो छिंदक नागवंश जो कि बस्तर का है, तो सबसे पहले संस्थापक कौन है इस वंश का, छिंदक नागवंश का? तो संस्थापक है नृपति भूषण। कौन है? नृपति भूषण संस्थापक है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धारावर्ष। कौन आता है? धारावर्ष। फिर उसके बाद में आता है मधुरांतक देव। कौन? मधुरांतक देव। फिर आता है सोमेश्वर देव प्रथम। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, फिर उसके बाद में आता है कनहर देव प्रथम। तो ये देखो कि सोमेश्वर देव भी आ गया, कनहर देव भी आ गया, यानी कि 1 और 2 तो आ चुका है अब तक। 1 और 2 आ गए। इसमें 1 2 दिया है, इसमें 1 नहीं है, काटो। इसमें 1 दिया है, इसमें 2 नहीं है, इसको काटो। यानी कि आपके या तो 3 होगा या तो 4। नरसिंह देव या जयदेव दोनों में से एक है। ठीक है, कनहर देव तक हमने देख लिया। फिर कौन आता है? तो राजभूषण। कौन आता है? राजभूषण, या फिर हम बोल सकते हैं राजभूषण, या फिर हम बोल सकते हैं कि सोमेश्वर देव द्वितीय। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम तो हो चुका, द्वितीय। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है जगदेव भूषण। कौन आता है?
जगदेव भूषण नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव, ठीक, नरसिंह देव। फिर उसके बाद में 8वें नंबर पर आता है कन्हर देव द्वितीय। कौन आता है? कन्हर देव, प्रथम तो हो चुका, अब द्वितीय, ठीक है। फिर आता है जयसिंह देव प्रथम। कौन आता है? जयसिंह देव प्रथम। फिर उसके बाद में अंतिम शासक कौन है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं, ये तो संस्थापक है नृपति भूषण, संस्थापक। अब अंतिम शासक की यदि हम बात करें, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 10th नंबर, अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव। कौन है? हरिश्चंद्र देव। और ये कौन है? तो ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा कि छिंदक बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक है नृपति भूषण और अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया सोमेश्वर देव बिल्कुल है, कन्हर देव भी है, नरसिंह देव भी है, यानी कि 3। तो 1 2 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जयदेव नहीं है। कौन नहीं है? जयदेव नहीं है। जयसिंह देव है, जगदेव है, लेकिन जयदेव नहीं है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको सबका नाम लिख करके यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। केवल एक सही, 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या 1 2 3? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हमसे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। तो ये बात सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक था और प्रशासन में राजाओं को अमात्यों की सहायता बिल्कुल प्राप्त थी। किंतु यदि हम बात करें तो गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान नहीं गौटिया होता था। क्या कहलाता था? गौटिया। क्या कहलाता था? गौटिया कहलाता था प्रशासन प्रमुख, ठीक है। और ये जो है ये ना मराठा काल से यदि हम देखें तो मराठा काल में भी यही यथावत, यही चीज, यही यदि हम देखें ये पूरा जो पद्धति ये बिल्कुल बनी रही है, ये बनी रही है, ठीक है। गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया हुआ करता था, ठीक। तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। तो कहाँ लिखा है 1 2? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ? सिरपुर से, राजिम से, पचराही से या किरारी से? बताओ कहां से प्राप्त हुआ है? मैंने आपको क्या बताया? गूंजी का शिलालेख, ठीक है। किरारी का काष्ठ स्तंभ याद रखो आप, किरारी का काष्ठ स्तंभ याद रखो, काष्ठ स्तंभ याद रखो। तो ये दोनों ही यदि हम बात करें ना तो वो हमने देखा था वो सातवाहनों से संबंधित था, ठीक है। तो सिमिलरली ये सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम कहाँ पे है? तो किरारी। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख से प्राप्त होता है हमें? तो किरारी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। कहां से? किरारी से, ठीक है। तो किरारी का क्या? काष्ठ स्तंभ और गूंजी का शिलालेख, ये 2 आप लोगों को याद रखना है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? शक्ति में। शक्ति कहाँ पे? एक नया जिला बन चुका है, ठीक है। क्योंकि पहले जांजगीर चांपा के अंतर्गत ये सब स्थान आते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित पूछा गया है, सुमेलित नहीं है ये भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान क्या देना है? सुमेलित पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह, सिडवेल की हत्या,
कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावले, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे, सिहावा जंग सत्याग्रह हनुमान सिंह। आपके ऑप्शंस भी दिए हैं क्या? नहीं दिए हुए हैं, यानी कि हमें केवल ये पता करना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित है। थोड़ी देर आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद में बताइए, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये थोड़ा सा पॉज करके आप लोगों को बताना है, ठीक। तो यदि हम यहाँ पे देखें ना कि वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल नारायण राव मेघावले, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन वामन राव लाखे, सिहावा जंगल सत्याग्रह हनुमान सिंह। तो देखो सब उल्टा पुल्टा दिया गया है, उल्टा पुल्टा क्या क्या फिर सही हो जाएगा, आओ मिला लेते हैं, फिर हमारा आंसर तो खुद ही निकल जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें ना सिडवेल की हत्या का, तो सिडवेल की हत्या से कौन संबंधित है? सिडवेल की हत्या से हनुमान सिंह संबंधित है। कौन संबंधित है? हनुमान। सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह, ठीक। कंडेल नहर सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो बिल्कुल पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो आंसर भी पता चल गया। लेकिन बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल की यदि हम बात करें तो कौन इससे संबंधित है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन इससे संबंधित है? ठाकुर प्यारेलाल प्यारेलाल सिंह, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन की बात करेंगे तो माधवराव सप्रे। कौन संबंधित है? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे एवं रामराव चिचोलकर। कौन? चिचोलकर, ठीक है, चिचोलकर। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें सिहावा जंगल सत्याग्रह, तो सिहावा जंगल सत्याग्रह से बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग संबंधित हैं। उनमें से यदि हम बात करें तो श्यामलाल सोम, फिर उसके बाद में पंचम सिंह आता है, ठीक। फिर उसके बाद में विश्वंभर पटेल, शोभाराम साहू, शॉर्टकट में ही केवल मैं दिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग सुन बस लीजिए, शोभाराम साहू और बाला ठाकुर। तो ये सभी लोग सिहावा जंगल सत्याग्रह से संबंधित हैं, ठीक है। तो हमें सुमेलित पूछा गया था, तो हमने तो बता दिया कि कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, और बाकी को भी हमने डिस्कस कर लिया। सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह, बीएनसी मिल मजदूर ठाकुर प्यारेलाल, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे, रामराव चिचोलकर, और सिहावा जंगल सत्याग्रह के लिए हमने याद किया श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाला ठाकुर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया? भूमिकरण में वृद्धि, वनोपज के उपयोग पर प्रतिबंध, नहर के उपयोग पर जुर्माना या सिंचाई कर में वृद्धि। बताइए कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन क्यों किया था? पहली बात तो हमें ये याद रखना है, कंडेल तो 1920 याद रखो आप लोग कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए। तो 1920 कब? तो जुलाई 1920, इतना याद रख लो। कंडेल नहर सत्याग्रह क्या क्या याद रखना है आपको? जुलाई 1920। फिर उसके बाद स्थान यदि देखोगे तो आपका कंडेल ग्राम कहाँ पड़ता है? कंडेल ग्राम पड़ता है धमतरी में। कहाँ? धमतरी में। तो ये याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला तो ये हमने याद रखा कंडेल नहर सत्याग्रह में कि जुलाई 1920, दूसरा हमने याद रखा कंडेल ग्राम धमतरी में। फिर उसके बाद में तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, नेतृत्वकर्ता। किसने नेतृत्व? सत्याग्रह तो कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा ना, तो किसने किया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी भी थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल सहयोगी कैसे नहीं रहेंगे सत्याग्रह के, बिल्कुल थे। कौन था? तो छोटेलाल श्रीवास्तव, शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं, छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव, फिर उसके बाद में नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप। कौन था? नथुजी जगताप। फिर उसके बाद कारण क्या था? तो कारण था आपका नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया जा रहा था, यानी कि नहर का पानी उपयोग करोगे ना तो जुर्माना दोगे, जुर्माना पटाओगे, ठीक है। इसीलिए ये कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ठीक। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में निम्नलिखित नेता थे।
अभी हमने देख लिया, तो अभी हमने देखा पंडित सुंदरलाल शर्मा नेतृत्व करता, छोटेलाल श्रीवास्तव सहयोगी, नारायण राव मेघावले सहयोगी। क्या घनश्याम सिंह गुप्त को हमने देखा क्या? बताइए, क्या घनश्याम सिंह गुप्त को देखा था क्या अभी हमने? जी नहीं, हमने तो नहीं देखा घनश्याम सिंह गुप्त को। तो वन को काट दो, बाकी तो सभी आंसर है। इसमें वन है, ये नहीं होगा, इसमें वन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो 2, 3, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अभी जस्ट हमने देखा कि सहयोगी कौन था? सहयोगी था छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, फिर उसके बाद में लालजी श्रीवास्तव आते हैं। कौन? लालजी श्रीवास्तव। और एक और नाम है, और वो किसका है? नथुजी जगताप का। किसका? नथुजी जगताप का नाम है ये सहयोगी। कर लेना है सत्याग्रह 1920, जुलाई 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। सुमेलित करना है, प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक हैं ये। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल, शरभपुरी, पांडु, नल, भीमसेन द्वितीय, भवदत्त वर्मन, प्रवरराज, महाशिवगुप्त। तो आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर पॉज कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं और ये पूछे गए इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने ही चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, राजर्षि तुल्य कुल की यदि हम बात करें, राजर्षि तुल्य कुल वंश की यदि हम बात करें, तो यहां से आते हैं भीमसेन द्वितीय। कौन आता है? भीमसेन द्वितीय। ठीक है, फिर शरभपुरी वंश की यदि हम बात करें तो प्रवरराज। कौन है? प्रवरराज। पांडु वंश की यदि हम बात करें तो पांडु वंश, जिसे सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन। नल वंश से कौन है? तो भवदत्त वर्मन। कौन है? भवदत्त वर्मन। इसका क्या मतलब हुआ? ए का 1 हुआ, बी का 3 हुआ, फिर सी का 4 हुआ और डी का 1 हुआ। देख लो कहां लिखा हुआ है, डी का 2 हुआ। क्या हुआ? 2 हुआ। तो 1 3 4 2, यहाँ पे 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए, बाकी में नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल काट दो, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ में हमने 15 क्वेश्चन के सेट डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली जहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे और आप पाएंगे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं इसी तरीके के प्रश्न, तो आप लोगों को डेली हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल से आप लोग को जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप कोई से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्राइस एकदम कम है, जहां पे आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और यदि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आपको जो भी कहीं पे भी समस्या परेशानी आए कोर्स को लेने में, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करने के बाद में। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। आशा है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। यदि आप लोगों को थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो और ये आप लोगों की पढ़ाई में यदि आपको मदद कर रहा है, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।